मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र के बिना अधूरी है। यह ऐसा क्षेत्र है जो भारत की जीडीपी में 16 से 17% का योगदान देता है और ना सिर्फ योगदान देता है बल्कि भारत के उन लोगों के भविष्य को संवारता है जिनको ये रोजगार देता है। और इसी क्षेत्र को आकार देने वाले कुछ लोगों के साथ आज हम इस मंच पर मौजूद हैं, जिनसे आज हम उनके मूल्यवान विचारों को जानेंगे और उनका विजन क्या है इस क्षेत्र को लेकर उसको समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव आपने देखे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ योगेश अग्रवाल। हमारी कंपनी रिमझिम इस्पात नॉर्थ इंडिया की सबसे, मैं कहूँगा कि एक जो है कम विकसित क्षेत्र बुंदेलखंड से में है, जिसको हमने 1991 में लगाया था। और ये कंपनी हमारी स्टेनलेस स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंडिया में सेकंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से सेकंड पोजीशन पे आती है। और इधर जब से ये सरकार मोदी जी की आई है 2014 से, तो मैं कहूँगा कि माहौल इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। और इससे जो है हमें इंडस्ट्री को चलाना बहुत इजी हुआ है। और इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा जो प्रोडक्ट की डिमांड जो है, एक्सेप्टेंस कम थी, वो तब से जो है चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं और हमारा एक्सपोर्ट मैनी टाइम्स इम्प्रूव हुआ है ये मोदी जी की सरकार आने के बाद। और साथ में जो है हमारे योगी जी की जब से सरकार आई है यूपी में, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की और सभी चीज़ों की पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। साथ में जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी की रेट की बात करें तो जब से योगी जी की सरकार आई है शायद तब से जो है इलेक्ट्रिसिटी का कोई रेट यूपी में नहीं बढ़ा है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ईजी है। साथ में जो है जैसे लेबर लॉज हैं और बैंक्स के इंटरेस्ट हैं, उनमें सब में जो है चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। जो पहले जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर देन 12% होते थे, आज की रेट में लेस देन 9% पे जो है वर्किंग हो रही है। और मैं कहूँगा कि देश में जो है हमारा मेक इन इंडिया की तरफ जो मोदी जी का सिद्धांत है, वो भी जो है काफ़ी कुछ जो है हमें सपोर्ट कर रहा है। और इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। मैं आगे बढ़ूंगी सर, आपसे जानना चाहूंगी आपके संस्थान के बारे में, उसके ठोस प्रयासों के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को लेकर कैसे आकार दिया जा रहा है, कैसे काम किया जा रहा है। हेलो एवरीवन, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अभी लास्ट 5 to 10 ईयर्स की बात करेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। जैसे पहले सबसे जो, जैसे सर ने भी बोला कि सबसे मेजर जो रिक्वायरमेंट थी वो एनर्जी की। मैन्युफैक्चरिंग के लिए पावर जो है वो बेसिक चीज़ है। पहले क्या होता था, जब हम यूपी बेस्ड है, जैसे हमारी कंपनी भी यूपी में है और हम खुद जॉइंट सोलर जो है सोलर पावर और एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। तो पहले लगातार इलेक्ट्रिक जो बिजली के कट्स, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत टफ होता था। पहले रेगुलर इंटरवल्स पर बिजली जाना, क्योंकि पावर जो है वो मेन रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के लिए। अभी लास्ट 10 ईयर्स में जो पावर सेक्टर में जो प्रगति हुई है, उसमें इतना बदलाव आया है कि आप रेगुलर बेसिस पर जो है इंडस्ट्री बढ़ती जा रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी से आपका जो है कोल और पावर, माइक्रो हाइडल, सभी क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स हमारी बढ़ती जा रही हैं पावर कंजम्पशन की, क्योंकि अभी इंडिया जिस स्टेज में है और जैसे जैसे ग्रो करेंगे हम लोग, वैसे वैसे ही एनर्जी का रिक्वायरमेंट और बढ़ता चला जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, जैसे और रिक्वायरमेंट आ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो आपका पावर डिमांड जो है वो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में लगभग 3 टाइम्स आपको मोर पावर चाहिएगा। तो उस क्षेत्र के लिए हम लोग रेगुलर प्रयास कर रही है, सरकार रेगुलर प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से 24 आवर एकदम बिना कट के बिजली जो है, पावर्स जो है प्रोवाइड की जाए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए। और उसमें रेगुलर जो है चेंजेस कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है बदलाव आ रहा है, काफ़ी चेंज हुआ है मैम। जी क्षितिज जी, आपसे जानना चाहूँगी,
अगर आज के वक्त में किसी भी प्रोडक्ट की सफलता को तय करना है तो ज़रूरी है उसकी क्वालिटी को देखना, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की भूमिका में आ चुका है। ऐसे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आपके लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नमस्कार सबको। मेरा नाम क्षितिज के सिंगल, डायरेक्टर एंड प्रमोटर यूआरएस प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिंग। सबसे पहले मैं जी भारत का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया हम सबको कि हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को शोकेस कर सकें, ताकि हम विकसित भारत की तरफ अपना और थोड़ा योगदान सबकी तरफ पहुंचा सकें। यूआरएस एक्चुअली एक टेस्टिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, जिसमें हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरर्स को स्पेशली, हम लोग उनके प्रोडक्ट्स जो वो डेवलप करते हैं उनको नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टेस्ट कर सकें, ताकि वो सेफ़ इन यूज़ रहें, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें मार्केट में। जैसे मैं बात करूं, हम लोग टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, मेटल्स, केमिकल्स, इन सब इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जो जैसे ऑटोमोटिव व्हीकल्स हो गए, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स, उनके जो कंपोनेंट्स उसमें लगते हैं उनकी वैलिडेशन टेस्टिंग करते हैं, ताकि वो डायरेक्ट ह्यूमन यूज़ में आए, उस टाइम पे वो सेफ़ इन यूज़ रहें। अगर मैं बात करूं सोलर इंडस्ट्री की, सोलर में हम लोग सोलर बैटरीज, सोलर इन्वर्टर्स, सोलर पैनल्स, हम लोग नेशनल, अगेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोग टेस्टिंग करते हैं। जो उनकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा फुलफ़िल करते हैं, टेस्टिंग नीड्स को फुलफ़िल करते हैं मैन्युफैक्चरर्स की। और अगर मैं बात करूं कि मैन्युफैक्चरर्स भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पैनल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, इन्वर्टर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, परंतु एज अ टेस्टिंग लैब हम उसको वेरीफाई करते हैं ऑन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस में, कि वो अगले 20-25 साल तक किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ताकि वो और अच्छे से हर जगह इंस्टॉल हो सके। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आजकल एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही है, इसका क्या कुछ असर आप देख रहे हैं, क्या कुछ फ़ायदे आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में? टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, उसके बिना मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। जैसे हम अपने सेक्टर की बात करें, स्टेनलेस स्टील की, स्टेनलेस स्टील जो प्रोडक्ट है वो एक बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस प्रोडक्ट है, जिसका यूज जो है आज की डेट में इसरो में भी होता है और डिफेंस में भी होता है, रेलवे में भी हो रहा है। यदि हमारा जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होगी, तो ट्रेन में यदि वो लगा है स्टेनलेस स्टील, तो किसी भी कोई भी एक्सीडेंट होने पे वो बहुत जल्दी जो है ब्रिटेल हो सकता है, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या उस मटेरियल की क्वालिटी की वजह से कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के बिना तो मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी बनाना इम्पॉसिबल है। और हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, तो इसमें बिना मतलब जो है पूरा इंटरनेशनल लेवल की जो है हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है। और ऐसे ही टेस्टिंग मशीन्स हैं, ऐसे ही सब जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टैंडर्ड का मटेरियल यदि हम नहीं बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और मैं कहूँगा कि सभी इंडस्ट्री को यदि आगे बढ़ना है, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है, क्वालिटी बनानी है और क्वांटिटी बनानी है, तो वो टेक्नोलॉजी के बिना असंभव है। यही क्या विनोद जी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने परंपरागत उद्योग को छोड़कर सोलर को चुना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपने चुना, शुरुआती दौर में क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? सबसे जो मेजर परेशानी है स्टार्टिंग कोई भी बिजनेस करने के लिए, वो जितने भी हमारे साथी हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ कर के आते हैं, जो लोग टेक्नोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बेसिकली जो MSMEs हैं या स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री है, वो सब टेक्नोक्रेट्स ही लगाते हैं जनरली। मतलब बिजनेस तो सब लोग करते हैं, बट जो छोटी इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं सब टेक्नोक्रेट्स ही करते हैं। तो सबसे जो मेजर जो इशू फेस करने में आता है इंजीनियर्स के सामने, वो आता है फाइनेंशियल। तो जैसे हम लोगों ने भी जब शुरुआत किया तो बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद में सबसे जो मेजर जो परेशानी थी वो फाइनेंस को लेकर के थी। जैसे बैंकर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं या बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो फील्ड के बारे में उनको कितना नॉलेज है नहीं है वो पहचान पाते हैं आपका
आप कैसा काम करेंगे नहीं करेंगे, सबसे मेजर इशू ये आता है। सोलर के बारे में मैं बात करूं, जैसे हमने जब स्टार्ट किया 2000 में, तो उस समय सोलर के बारे में कोई जानता ही नहीं था। तो बैंकर से बात करते थे तो बैंकर्स बोलते कि ये कुछ हमारी समझ से बाहर है, देखो आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और कैसे आप इस बिज़नेस को रन करेंगे। लेकिन आप आज बात करेंगे तो हर बैंकर, हर इन्वेस्टर, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब मतलब सेक्टर को आप आज की डेट में बात करेंगे तो सब लोग रेडी हैं फाइनेंस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे जैसे चेंजेस होते जा रहे हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में बहुत इतना फास्ट चेंज हो रहा है अभी कि आने वाले 3 से 5 साल में आप देखेंगे हर ट्रेन, हर व्हीकल के ऊपर, हर गाड़ी के ऊपर भी आपको जो है सोलर नज़र आएगा। सर, आपसे जानना चाहूँगी, भारत को मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, टेस्टिंग के क्षेत्र में पूरी दुनिया में कॉम्पिटिटर बनाने और अपनी एक अलग पहचान बनाने दुनिया के नक्शे पर, इसके लिए आपके संस्थान के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग हेल्प करते हैं उनके टेस्टिंग नीड्स के लिए, ऐसे ही मैं जो विकसित भारत है उसमें हम लोग किस तरह से योगदान देते हैं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपना माइक प्लीज़ थोड़ा सा ऊपर कीजिए। जी, अब ठीक है। हम जो विकसित भारत है उसमें हम किस तरीके से अपना योगदान देते हैं, मैं आपको इन शब्दों में कहूँगा कि मैन्युफैक्चर अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसको हम उनकी टेस्टिंग नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। उन्होंने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा, उन्होंने उसकी लेबलिंग कर दी कि ये इस वॉटेज का है, इस रेटिंग का है, पर उसको हम अपनी रियल कंडीशंस में, अपनी लैब में उसको टेस्टिंग करते हैं ताकि उसको हम आगे 20-25 साल क्या वो पैनल, क्या वो प्रोडक्ट रिलायबल रहेगा या नहीं रहेगा, उसको हम डिक्लेयर करते हैं। और जिस तरह से सर ने कहा कि स्टैंडर्ड्स को के अकॉर्डिंग स्टील इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स नहीं को फॉलो करेंगे तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। बस उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग लैब बहुत रिस्ट्रिक्टेड कल्चर में बनती है, एक्रेडिटेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उन्हीं बेसिस पे लैब प्रोडक्ट्स को टेस्ट करती है, रिसर्च करती है, वैलिडेट करती है ताकि आगे प्रोडक्ट्स को हम एक उसी चेन का, मैन्युफैक्चरिंग चेन का एक हिस्सा हैं जो हम लोगों को हेल्प करते हैं ताकि कंज्यूमर तक सही प्रोडक्ट पहुंच सके। थैंक यू। बीते कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को लेकर कई कदम उठाए गए हैं, कई पहल लेकर आए गए हैं और उनमें से एक है मेक इन इंडिया। इसका ज़मीनी स्तर पर क्या असर पड़ता हुआ आपने देखा है? मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव सरकार लेकर आई थी, इसका क्या ज़मीनी स्तर पर असर पड़ते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, जो मेक इन इंडिया है, ये जो अभियान गवर्नमेंट ने चलाया है, इसके पीछे जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने MSME को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने। और साथ में जो है जो प्रोडक्ट इंडिया में जिनकी अधिकता थी प्रोडक्शन की, तो उनको जो है इंपोर्ट पे कहीं ना कहीं जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो उससे जो है मेक इन इंडिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और आगे मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से चल रहा है तो हम बहुत जल्दी ही विकसित भारत की तरफ जो है कदम बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम लोग जो है हमारा कंट्री विकसित भारत बन जाएगा। तो और जो इस समय मेक इन इंडिया की तरफ मोदी जी ने जो डिफेंस के लिए काम किया है कि जो हम इम्पोर्टर थे, पहले एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट नहीं था, अब हम धीरे धीरे जो है एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है हम जो है नेट एक्सपोर्टर हो जाएंगे डिफेंस में। तो ये भी हमारे जो है देश के लिए और मेक इन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। और मेक इन इंडिया से कहीं ना कहीं जो है हमारी जो है फ़ॉरेन करेंसी भी बचती है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट कम करते हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। और बाकी मैं अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा कि जब कोरोना की जब सेकेंड वेव आई थी 2021 में, जब चारों तरफ जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी और उसकी वजह से जो है हॉस्पिटल्स में जो है मरीजों को नहीं मिल पा रही थी और लोगों की ज़िंदगी बच पाना मुश्किल था, तो हमारे यहाँ स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और वो यूज होती है, तो वो प्रोडक्शन हम लोग अपनी फैक्ट्री में इन हाउस करते हैं। तो उस समय हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे एरिया के लिए जो है सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट रिफ़िल करके दिए लगभग
3000 सिलेंडर पर डे हमने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भर के दिए। और ये कार्य जो है लगभग 2 महीने चला, जब तक कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज ख़त्म नहीं हुई। और साथ में जो है हमने जो है 6 लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर भी जो है गवर्नमेंट को दिए कि भाई आप जो है उससे जो है लिक्विड ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट करिए और हॉस्पिटल्स को पहुंचाइए। तो हम ये मानते हैं कि हमारे बुंदेलखंड रीजन एंड कानपुर के नियर बाई के एरिया में शायद ही ऑक्सीजन की वजह से कोई जो है डेथ हुई होगी, क्योंकि 3000 सिलेंडर्स ने बहुत ज़्यादा सोसाइटी को बहुत सपोर्ट किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री को चलाने के साथ साथ जो है सामाजिक कार्य भी यदि कभी समाज को ज़रूरत पड़े तो करना चाहिए, जिससे जो है लोगों को जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी तो हम सामाजिक कार्य करते ही हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हमारे ग्रुप में लगभग 5000 लोग जो है काम करते हैं। तो यही है जी। आपके पास मैं लौटूंगी। विनोद जी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से आज का भारत क्लीन एनर्जी की ओर देख रहा है, स्वच्छ ऊर्जा की ओर देख रहा है, लेकिन अभी भी अब इस सेक्टर में बूम आना अभी बाकी है और पूरी तरह से ये अभी छा जाए भारत में, ये अभी बाकी है। आगे आने वाले सालों में इसका कितना योगदान भारत की उड़ान में आप देख रहे हैं? भारत की उड़ान में जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो नॉर्मल एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज हैं। हम लोग न्यूक्लियर पर अभी उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, कोई भी कंट्री नहीं कर रही है। जो अल्टीमेटली लास्ट में जो हमारे पास में सबसे जो अच्छा सोर्स है एनर्जी का, वो रिन्यूएबल एनर्जी है। और आने वाले समय में अभी जैसे हम स्टार्ट जब हमने किया था उस समय नॉर्मल बहुत छोटे छोटे सिस्टम्स इंस्टॉल करते थे सोलर से, पोर्टेबल लालटेंस, स्ट्रीट लाइट्स, ये ओनली। आज की डेट में देखेंगे तो आप पावर प्लांट्स, रूफटॉप प्रोग्राम, जैसे गवर्नमेंट की बात करेंगे तो पीएम सौर ऊर्जा, कुसुम एग्रीकल्चर के लिए जो कुसुम योजना है उसमें एग्रीकल्चर पंप्स जितने भी हैं, बड़े बड़े पावर पार्क्स हम लोग सोलर से जो है डेवलप करते जा रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी जो ऊर्जा की जो मेन रिक्वायरमेंट रहेगी वो सोलर और रिन्यूएबल से ही फुलफिल हो पाएगी। आगे आने वाले समय में मेजर जो सोर्स है वो हमारे पास में रिन्यूएबल ही होने वाला है। जी। आखिर में सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप अपने अनुभव से जो युवा आपको देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सोलर, जैसा भी हम देख पा रहे हैं, सोलर ही फ्यूचर है। और हम जैसी लैब्स और हम जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स एंड सर जैसे मैन्युफैक्चरर्स उस फ्यूचर को रिलायबल बनाने में हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं। मैं युवाओं से भी कहूँगा कि हमारी लैब URS नोएडा में स्थित है। ये सारी प्रोडक्ट की फैसिलिटी हमारे पास नोएडा में है, इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी। मैं चाहूँगा युवाओं से, यहाँ जो बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, कि वो हमारी लैब को विज़िट करें, ताकि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ जो टेस्टिंग जो ना केवल सोलर से रिलेटेड बाकी चीज़ों टेस्टिंग, जो हम स्पेशलाइज्ड एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं, उनकी वो नॉलेज प्राप्त करें। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और अपने मूल्यवान विचारों को आपने साझा किया, मार्गदर्शन किया हम सभी युवाओं का, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का जो क्षेत्र है वो हर क्षेत्र का आधार है और भारत की प्रगति की गति देने वाला इंजन है, और उसी इंजन को ईंधन देने वाले आप सभी लोगों के प्रयास हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।